नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनम गोयल आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम करने वाले हैं एग्जाम में आने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसे आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे मेरे साथ जीएस की, हिस्ट्री की, और वही प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। दोस्तों देखते हैं और करते हैं प्रश्न मेरे साथ। भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय, भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एच.डी. संखालिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर, डॉक्टर राजबली पांडे। तो इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों विष्णुधर, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी 1957 में, जहां पर ये भीमबेटका केव्स पाई जाती हैं। और ये कहा जाता है ये पाषाण युग की है, यानी स्टोन एज की, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर मतलब ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित ये आश्रय जो दिखाते हैं कि यहाँ पर रॉक शेल्टर्स है, जिसके नीचे जो उस जमाने के लोग हुआ करते थे, आश्रय के रूप में यहाँ रहा करते थे, क्योंकि उस जमाने में तो लोग जो हैं घर भी इतना बनाना नहीं जानते थे। ये बात मैं कर रही हूँ पैलियोलिथिक एज के लास्ट स्टेज में, यानी पूरा पाषाण काल, जब लोगों के शारीरिक संरचना अलग होती थी और वो लोग प्रकृति पर डिपेंडेंट थे। इसीलिए प्रकृति पर आधारित होने के कारण वो लोग अक्सर गुफाओं में रहा करते थे। लगभग कहा जाता है यहाँ पर 700 आश्रय मिले हैं, और जिसमें आपको पेंटिंग्स भी नज़र आती है। इससे इतिहासकारों का, आर्कियोलॉजिस्ट का ये अनुमान है कि ये सिर्फ न केवल पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल से संबंधित है, बल्कि जो आगे की एज है जिसमें मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल जो था वो भी इससे जुड़ा हुआ था। और तो और मध्य पाषाण काल में जैसे कि लोग जो थे शिकार करने लग गए थे, शिकार करने के साथ साथ यहाँ पर पशुओं के साथ मतलब उनको रखने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, तो उनकी पेंटिंग्स में भी बहुत हद तक जो है विकास होने लगा था। यानी पूरा पाषाण काल की पेंटिंग्स और जो इसी जगह से मध्य पाषाण काल की पेंटिंग्स मिलती हैं, उसमें जानवरों का चित्रण अधिक मिलने लगा। साथ के साथ नव पाषाण काल में यहाँ पर खेती के भी जो हैं काफ़ी हद तक प्रमाण मिलने लगे थे, यानी यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बहुत कुछ बताया जा चुका था। चलते इसी के साथ आगे के प्रश्न को देखते हुए, क्योंकि ये मैराथन, और मैराथन में क्वेश्चन को बैक टू बैक करते हैं हम। The Indus Valley culture was different from the Vedic civilization because सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शंस क्या है? It had the amenities of developed city life. इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। It has a pictographic script. इनकी एक चित्रात्मक लिपि है। It lacked knowledge of iron and defensive arrow. इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर का ज्ञान नहीं था। ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऊपर के सभी, यानी उपयुक्त सभी फैक्टर, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक तरफ पूछा जा रहा है और दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता सभी जानते हैं शहरी जीवन था, जिसके कारण इसको अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है, अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी फर्स्ट अर्बनाइजेशन, भारत का पहला नगरीयकरण, ठीक है, और अर्बन सिविलाइजेशन यानी नगरीय सभ्यता, जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि कितनी विकसित थी, क्योंकि ये लोग ट्रेड एंड कॉमर्स यानी जो था व्यापार और वाणिज्य में भी शामिल हुआ करते थे। दूसरों के साथ इनके व्यापारिक संबंध का भी काफ़ी हद तक प्रमाण मिला है। तो काफ़ी अच्छी सिटी लाइफ थी, शहरी जीवन था, जहाँ पे इनके घर, स्ट्रक्चर्स और जिस तरह से इन लोगों ने पानी संरक्षित करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप्स लिए थे, उन सबको देखकर पता चलता है ये बहुत हद तक विकसित थे, ठीक है। तो वही वैदिक संस्कृति में जो लोग था वो कौन सा जीवन था? रूरल लाइफ, ठीक है, ग्रामीण जीवन, क्योंकि उन लोगों का मेन जो व्यवसाय था वो था पशुपालन और कृषि, जिस पर वो व्यतीत करते थे अपना जीवन, ठीक है। इसी कारण कहा जाता है, तो एक तो फैक्टर ये हो गया सुविधाओं को लेकर। इनकी जो लिपि थी सिंधु घाटी की वो चित्रात्मक थी, दैट्स ट्रू, क्योंकि इन लोगों की लिपि चित्रों के माध्यम से मिली है, जिसमें लगभग 400 साइन पाए गए हैं, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई। तो इन चित्रों के माध्यम से बहुत हद तक समझा जा सकता है इस सभ्यता के बारे में, लेकिन इनकी क्या रही थी लाइफ, उसको पढ़ने के लिए अभी तक कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ। तो वही वैदिक संस्कृति, जिसके प्रमाण है सबसे बड़े वेद। हालांकि वेद हम जानते हैं कि बाद के काल में ये रचित किए गए थे, क्योंकि
कुछ समय तक वैदिक काल से शुरू से हम देखते हैं कि मौखिक रूप से इसका ज्ञान दिया जाता था, जिसे बाद में संकलित किया गया था। इसे कहा जाता है दोस्तों कि वेद जो था उनकी अपनी भाषा थी, संस्कृत उनकी भाषा थी, लेकिन इनकी कोई भाषा नहीं थी, इनकी कोई लिपि नहीं थी। वहीं अगर बात करते हैं, इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, दैट्स ट्रू, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये जो था यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कौन सी एज कहलाती है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। लेकिन कभी आपने सुना है कि इसको कभी भी कहा गया हो आयरन एज सिविलाइजेशन यानी लौह युग सभ्यता? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोगों ने यहाँ पर कॉपर और टिन के मिश्रण से बनाया था ब्रॉन्ज यानी कांसा, जिसके मिश्रण से ब्रॉन्ज यानी कांसा, जिसके मिश्रण से ये देखते हैं कि इस चीज़ों से भी इन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया, जैसे मूर्तियाँ और काफ़ी सारे जो छोटे छोटे कहते हैं ना स्टैचूज़ वगैरह का निर्माण किया था। इसे कहा जाता है इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, जिसमें इनके मृदभांड भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आयरन जो था वो बाद के काल में यानी 6ठी शताब्दी में मिलता है, जिसके कोई प्रमाण नहीं है। तो हर कारणों से जो है ये माना जाता है कि वैदिक सभ्यता से भिन्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द ग्रेट बर्थ वॉज फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल पर पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदारो, जो आपके एग्जाम में ये प्रश्न बहुत आता है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, विशाल स्नानागार, जिसका कहा जाता है, जिसके लिए एक विचार रखा जाता है, ये माना जाता है कि इसका कोई ना कोई धार्मिक उपयोग के लिए मतलब इसका यूज किया जाता था, धार्मिक कारणों के लिए, धार्मिक किसी भी क्रिया के लिए जो है यानी रिलीजियस परफॉर्मेंसेस के लिए इसका यूज किया जाता था। हो सकता है कुछ खास पर्व पर या कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर ये चीज़ें की जाती हूँ, जिसके कारण इसका निर्माण किया गया। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मोहनजोदारो से मिला है, जिसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदारो राखी गढ़ी से पहले, राखी गढ़ी की पूरी खोज से पहले इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। लेकिन जब राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है, और वहीं मोहनजोदारो पाकिस्तान में स्थित है, तो जो पार्टीशन के बाद चला जाता है हमारे देश से अलग, तो यही मोहनजोदारो राखी गढ़ी के बाद एक नॉर्मल एरिया में आ जाता है। और इस समय इस सभ्यता का सबसे बड़ा हेक्टेयर वाला जो स्थल माना जाता है वो है राखी गढ़ी, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए। द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से किसको समर्पित है? इंद्र एंड हिज एलिफेंट यानी इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, पौधों और औषधियों से संबंधित देवता, या सोम देवता जिसका नाम पे के नाम पर रखा गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पहली बार एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऋग्वेद हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद, इसका उत्तर होता है सोम, द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ट्री। बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और कहा जाता है इसका जो 9वां मंडल है वो अर्पित किया गया है सोमदेव को। ये सोमदेव कोई और नहीं, ऐसा कहा जाता है। ये सोमदेव बताया गया है पेयजल, यानी एक ऐसा ड्रिंक जिसे पीने से जो है इंसान को मतलब जो एक प्योरिटी मतलब काफ़ी हद तक की शुद्ध और पवित्र करने वाला जल है, जिसका सेवन किया जाता था, और उसी रस के देवता माने जाते थे सोमदेव। दरअसल सोम मंडल में यहाँ पर जितनी भी औषधियाँ यानी प्लांट से जितनी भी औषधियाँ बनती हैं उसका पूरा का पूरा वर्णन इस मंडल में किया गया है, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल माना जाता है। और तो और यहाँ पर इस मंडल में हर औषधि की विशेषताओं का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है दोस्तों। तो इसी के साथ अगर ऋग्वेद में बात करते हैं तो ऋग्वेद में इस मंडल में और भी बताए गए हैं कि सोम देवता को 114 मंत्र जो हैं अर्पित किए गए हैं, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद का केवल यही मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसके तीसरे मंडल की बात करते हैं तो वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो वहीं 10वां मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। वो पुरुष सूक्त जिससे वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक बहुत ही अच्छे से प्रस्तुतिकरण किया गया है, यानी रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों क्या कहता है अगला प्रश्न? द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ।
भारत में सर्वप्रथम पूजी जाने वाली मानव मूर्ति थी? ब्रह्म, विष्णु, बुद्ध, शिव। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। होता यह है, दरअसल अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी हमारे जो त्रिदेव माने जाते हैं, इन्हें साक्षात ईश्वर का ही रूप दिया गया है। जहाँ पर इनकी मानवोक्ति मतलब मानव उत्पत्ति की बात करते हैं तो सिर्फ हमें विष्णु अवतार में मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कहा गया है मानव मूर्ति के रूप में, तो वो कौन हो जाते हैं? उत्तर के तौर पे हमारा बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और सोचिए, एक नए तरीके से प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, तो सोच सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मानव अगर हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध जो जिनके जीते जी जो है उनके बहुत सारे अनुयायी हुए, जहाँ मरने के बाद भी उनके फॉलोअर्स हुए। और जब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति की, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद कहा जाता है कि महायान और हीनयान दो गुट में ये धर्म बढ़ जाता है, जिसमें महायान के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनकी मूर्ति बनाकर इन्हें ईश्वर के रूप में पूजा था। जहाँ पर महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति का जो कल्चर था वो मथुरा कला की शैली से उत्पन्न होता है 1st एंड 2nd सेंचुरी में। कहा जाता है इसकी एक और दूसरी कला शैली जो है उत्पन्न होती है बहुत विशेष रूप से कुषाण काल में, जब इसे मथुरा कला के साथ साथ जो है गंधार कला, जिसे इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, ठीक है, हिंद यूनानी शैली भी कहते हैं, तो उस पर भी काफ़ी हद तक कुषाण के काल में ये बहुत विकसित होती है, जिसे देखा जा सकता है। तो मानव, याद रखना, मानव मूर्ति के अगर बात करते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त। बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन जब बात की जाए नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, तो उत्तर होता है समुद्रगुप्त। दरअसल समुद्रगुप्त नाम ये जो गुप्त वंश के जाने माने शासक थे, इनको जानने के लिए एक बहुत अच्छा अभिलेख इनके ही दरबारी कवि हरिसेन द्वारा जो लिखा गया था, उसे अंग्रेज ने पढ़ा था, जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने देखा कि इनको उस अभिलेख, जिसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है और उसे दूसरी भाषा में प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें दक्षिणा पथ बताया है, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत के 12 राज्यों से युद्ध करके विजय प्राप्त की। जहां पर विंसेंट स्मिथ ने जब इनके बारे में रिसर्च किया, तब उन्हें पता चला कि ये तो कभी पराजित ही नहीं हुए थे, एक पराक्रमी शासक थे। इसलिए कहा जाता है कि इनकी तुलना उन्होंने किससे कर दी थी? फ्रांस के नेपोलियन से, और इन्हें घोषित कर दिया भारत का नेपोलियन। जो प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इन्होंने अश्वमेध संपन्न की थे। कहा जाता है अपनी विजय के बाद जो है उनके पश्चात उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराए थे, जिस बात का उल्लेख इनके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से समुद्रगुप्त सबसे गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, जाने माने और बहुत ही पावरफुल रूलर माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हा देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्ण देव राय। उत्तर होता है नरसिम्हा देव वर्मन प्रथम। नरसिम्हा देव वर्मन प्रथम जो कि गंग वंश के थे और इन्होंने इसका निर्माण कराया। आप जानते हैं ये जो सूर्य मंदिर है पुरी में, उड़ीसा के स्थल आपने देखा है, जिसे नाम बहुत विशेष नाम से जाना जाता है पुरी। पुरी एक और चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, जिसमें हम जानते हैं जगन्नाथ जी का मंदिर। तो जगन्नाथ जी का ये मंदिर जिसके लिए बहुत विशेषताएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोणार्क का ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत आता है इससे क्वेश्चन। और कोणार्क का ये मंदिर अगर देखा जाए तो काफ़ी तक मतलब 30 मीटर की ऊंचाई तक ये बना हुआ है। साथ ही साथ कहा जाता है इसे एक रथ के आकार में बनाया गया है, मतलब इसे बीचों बीच बनाया गया है, जिसकी चारों तरफ बाउंड्रीज और रेलिंग्स इस तरह से की है जैसे कोई रथ हो, जिसमें आपको बताया जाता है कि वहाँ पर उसमें व्हील भी बने हुए हैं, पहिए बने हुए हैं, साथ के साथ इसे खींचते हुए 7 घोड़े दिखाए गए हैं। कहा जाता है कि रॉक्स की कटिंग करके ही उसमें से नक्काश के मतलब तराशा गया था ये सूर्य मंदिर, जो बहुत खूबसूरत है। और कहते हैं यूरोपियन सेलर ने इनको एक नाम दिया था ब्लैक पैगोडा। वहीं पर
दूसरी तरफ पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पेगोडा वो लोग कहकर पुकारा करते थे, जिस पर यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो आज से आप याद रखिएगा नरसिम्हदेव वर्मन। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मिलिंदपनो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मेनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। मिलिंदपनो राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद के रूप में है। ठीक है, नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन, कुमारिल भट्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है अगेन, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, और अगर नहीं देखा है तो कुछ क्वेश्चंस पेपर्स को आप देखिएगा, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कह रही हूँ कि ये प्रश्न आएंगे तो आपको ये रटना है। और उत्तर हो जाता है हमारा नागसेन। कहा जाता है मिलिंदपनो नामक ये ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में है, जो नागसेन और यानी मेनांडर, जिनका वास्तविक नाम मिलिंद भी है, मेनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर ये रचित ग्रंथ, जिसे मिलिंदपनो भी कहते हैं। ठीक है, मिलिंदपनो कहते हैं, ये पाली भाषा में ग्रंथ है और इसमें इन दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस कम्युनिकेशन में ये प्रश्न कर रहे हैं और नागसेन उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये अभी दुविधाओं में है, ये भी चिंतन में है, जहाँ पर इनके प्रश्न उठते जा रहे हैं और ये उत्तर देते जा रहे हैं। दरअसल नागसेन जो थे एक बौद्ध के बहुत बड़े जो हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, फॉलोवर थे, और इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने जिस तरह से इनको टीचिंग समझाई थी, बाद में जाके मेनांडर उर्फ मिलिंद ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वाज, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्या है ऑप्शंस? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में पूछा जाता है कई बार, तो उत्तर होता है मोहम्मद बिन कासिम। दरअसल मोहम्मद बिन कासिम 711 ईसा में आता है भारत की और आक्रमण करने, जहां इसके शासक अल हजाज द्वारा इसे भेजा गया था। सिंध क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया था भारत के, जिस समय उस समय शासक का रूल था जिसका नाम था दाहिर, और जानते हैं दाहिर को इसने पराजित करने में ये सफल होता है, जहां पर धीरे धीरे इसने अपने शासन की शुरुआत की। आगे जाकर हम देखते हैं कि बाद में मोहम्मद गौरी ने यहीं से शुरुआत को देखते हुए आगे बढ़ाते हुए भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी, नींव रखी थी। ठीक है, तो दाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने जिस युद्ध को लड़ा था वो सिंध में एक क्षेत्र है रावर, उस स्थल पर लड़ा गया था, जिसे बैटल ऑफ रावर के नाम से जाना जाता है। 712 में यह युद्ध लड़ा जाता है और इसी के साथ ये भारत में आने वाला पहला आक्रमणकारी माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर के तौर पर आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना प्रश्न। बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वाज, भारत में मुस्लिम वर्चस्व की नींव रखने वाली लड़ाई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अगेन अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि भारत में मुस्लिम वर्चस्व किसके द्वारा बसाया गया, मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया, कौन से वो शासक थे जिसके द्वारा मुस्लिम शासन की भारत में शुरुआत होती है। हालांकि अभी हाल ही में मैंने जिक्र किया कासिम का, लेकिन आप जानते हैं कि कासिम का एक तरह से टेम्पररी रूल था, जिसकी मृत्यु के साथ उसके शासन का प्रभाव इतना भारत पर नहीं रहा, क्योंकि उसका प्रभाव सिंध क्षेत्र में देखा जा सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरे आक्रमणकारी थे महमूद गजनी, जिस महमूद गजनी ने भारत में शासन का कोई उद्देश्य नहीं देखा था, जिसका सिर्फ उद्देश्य था भारत में लूटपाट। लेकिन वहीं मोहम्मद गौरी ने जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, यानी हमारे द्वितीय तराइन का युद्ध जो लड़ा जाता है 1192 में, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ ये युद्ध करते हैं पृथ्वीराज चौहान। हाँ जी, चौहान वंशीय शासक, हमारे कौन नहीं जानता पृथ्वीराज को। हालांकि पृथ्वीराज ने इससे पहले 16 बार गौरी के साथ युद्ध किए थे, जिन 16 युद्धों में 16 बार गौरी को हराया था, लेकिन 17वीं बार उससे पराजित होकर गौरी को एक अवसर दे दिया, मतलब अवसर दिया था, एक मौका दे दिया था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना को लेकर। तो याद रखिएगा, द्वितीय तराइन का वह युद्ध था जिसके बाद भारत में गौरी को अपना स्थान मिला। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी
लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ। बड़ा अच्छा प्रश्न है अगेन दोस्तों। तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। हालांकि सच्चाई ये थी, दिल्ली सल्तनत की जो बागडोर संभाल रहे थे वो अपने नाम पर नहीं, उन्होंने शुरुआत किसके नाम पे की थी? अपने मालिक गौरी के नाम पर। इसे कहा जाता है कि गौरी की जो भारत में राजधानी थी उस समय लाहौर थी और ऐबक ने कोई बदलाव ना करते हुए लाहौर से शासन करना शुरू कर दिया था। लेकिन वहीं जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश, वह ये राजधानी लाहौर से ले आते हैं दिल्ली। तो याद रखना, ऐबक की जो राजधानी थी वो कुछ ये लाहौर रही थी और दिल्ली सल्तनत की कुछ समय राजधानी लाहौर रही, जिसके बाद ये राजधानी दिल्ली आ जाती है, स्थानांतरित की जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी। अगेन बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये प्रश्न को रखा है आपके सामने। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता है तुगलक वंश। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते ग्यासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक ही गाजी मलिक है। गाजी मलिक ने जब इस वंश की नींव रखी थी तब उसने ये नाम हासिल किया था ग्यासुद्दीन तुगलक, वरना अलाउद्दीन खिलजी यानी तुगलक वंश से पहले दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था खिलजी वंश, और खिलजी वंश के अंत पर ही गाजी मलिक ने ये वंश की नींव रखी थी, जिसने भारत में यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों में से सबसे लंबा शासन किसका रहा था? तुगलक वंश का। गाजी मलिक, हालांकि इसने 5 साल शासन किया, लेकिन इसकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि इसने 29 बार मंगोलियों को पराजित करके गाजी की उपाधि धारण की थी। और तो और आप जो दिल्ली में देखते हैं तुगलकाबाद, वो भी किसके द्वारा बसाया गया है? गाजी मलिक के द्वारा बसाया गया है। और तो और कृषि को लेकर सबसे पहले नहरों को निर्माण को लेकर श्रेय भी इन्हें ही जाता है। साथ के साथ इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इन्होंने पोस्टल सिस्टम यानी पोस्ट डाक व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी थी, जिसका जिक्र इब्न बतूता ने अपनी किताब में किया कि ये तुगलकों की विशेषता थी। और शुरुआत करने वाले कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक थे। तो ये सारे प्रश्न इनसे बनते हैं जो आप इसे कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज तुगलक या फिर शाहजहां? सिंपल पूछा जा रहा है आगरा शहर की, तो हम बात करते हैं सिकंदर लोदी। दरअसल कहा जाता है 1504 ईसा में इस नगर को स्थापित करने वाले लोदी वंश के जाने माने शासक थे सिकंदर लोदी, जिन्होंने ये नगर को बसाया था। हालांकि कहा जाता है कि अभियान से लौटते वक्त अपनी ज़रूरत और विशेषताओं को देखते हुए इसकी आवश्यकता पड़ी उन्हें बसाने की, जिसे बाद में इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। और बाद में हम देखते हैं कि मुगलों में भी कई शासकों की यह आगरा राजधानी रही थी, जिसमें काफ़ी हद तक जो है मॉन्यूमेंट्स रूप से बहुत विकसित किया गया था, बहुत हद तक विकास भी किया गया था। अगर सिकंदर लोदी की विशेषताओं की बात करते हैं, इस पर एक और प्रश्न बहुत पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पोएट किसे कहा जाता है? यानी पोएट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के कवि शासक अगर कोई माने जाते हैं तो वो एकमात्र कौन है दोस्तों? सिकंदर लोदी है, जिन्होंने एक और अच्छी शुरुआत की थी गजे सिकंदरी की। ये गजे सिकंदरी बहुत ही अच्छा था। दरअसल कहा जाता है कृषि को, मतलब जो कृषि होती थी और जो कृषि ऐसे क्षेत्र से होती थी जो उत्पादित क्षेत्र है, यानी जिसकी जो लैंड्स हैं वो कल्टीवेटेड लैंड्स हों, ठीक है। तो उपजाऊ ज़मीन से ही टैक्स वसूला जाता था, कलेक्ट किया जाता था, और कहा जाता था कि उस लैंड को पहले नापा जाता था, जिस यंत्र से नापा जाता था उसे नाम दिया गया था सिकंदर लोदी के नाम पर, गजे सिकंदरी, जिसके मापने के बाद ही टैक्स वसूला जाता है, यानी किसानों पर कर लगाया जाता था। तो ये बहुत अच्छी प्रणाली सिद्ध क्यों होती है? क्योंकि अब किसानों पर बंजर भूमि का टैक्स देने का कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी भार नहीं था, इसलिए काफ़ी हद तक ये विकसित भी होता है। और इसी के साथ चलते अगले प्रश्न की ओर। द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय,
विजयनगर साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हरिहरन बुक्का, कृष्णदेव राय, पुष्यमित्र, भद्रबाहु। उत्तर होता है दोस्तों आपका हरिहरन बुक्का। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईसा में दक्षिण में कहा जाता है ये बसाया था क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य, मतलब ये साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के नाम से जो बहुत हद तक विकसित तो मतलब जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो थी हम्पी। कहा जाता है कि इस विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने एक एक करके शासन किया था। संगम वंश, सिलुब वंश, तुलुब वंश और अरविडु वंश। तुलुब वंश के जाने माने शासक थे कृष्णदेव राय, जो न केवल तुलुब वंश के जाने माने शासक अपितु पूरे विजयनगर साम्राज्य के जाने माने शासक हुए थे। और आपने कैरेक्टर का नाम तो सुना है, तेनाली रामा। तेनाली रामा कृष्णदेव राय के ही दरबार में हुआ करते थे। साथ ही साथ कहा जाता है कि बहुत सारे जो यात्री थे, पुर्तगाली यात्री, जैसे डोमिंगो पेस बारबोसा, जिन्होंने कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया, यानी विजिट किया, और विजिट करने के बाद अपने ग्रंथों में बताया कि कितना सुंदर खूबसूरत विजयनगर एम्पायर था। तो न केवल यहाँ से जिक्र मिलता है विजयनगर का, बल्कि अगर बात करते हैं बाबर, तो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी में भी उन्होंने कृष्णदेव राय का जिक्र किया था। महान हिंदू शासकों में उनका नाम लिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो कौन सी नदी किनारे विकसित हुआ था? तुंगभद्रा नदी किनारे, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वाटर कहते हैं रिसोर्स हुआ करता था। साथ ही साथ ये भी पता चलता है जो कि मतलब अकाउंट्स में लिखा हुआ है, जो कि मतलब बहुत सारे ट्रैवलर्स ने अपने बारे मतलब बताते हुए लिखा है विजयनगर के बारे में कि 7 वॉल्स के लेयर में बना हुआ था, जिसमें हर लेयर के बीच में कुछ ना कुछ था, ठीक है। जैसे कृषि तीन रेल्स के बीच में जो थी वो कृषि ही थी, उसके बाद बाजार, फिर इस तरह से करते हुए शासक का महल हुआ करता था। तो बहुत खूबसूरत बताया है विजयनगर, दुनिया का सबसे खूबसूरत साम्राज्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं नया प्रश्न क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग, निम्न पर विचार करें। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर बिल्ट इज, सही कालानुक्रमिक क्रम जिसमें वे बनाए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या देखते हैं? तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसलिए मालूम होना चाहिए। भले ही कई बार हमें ये नहीं पता होता किस काल में वो बनाए गए हैं, क्योंकि टाइम पीरियड से तो इजीली हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनुमान लगाएंगे कि जैसे अगर शुरुआत में हम कहते हैं तुगलकाबाद, जैसे कि तुगलकाबाद अभी मैंने बात भी की थी कि गियासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक वंश के शासक ने किया था, ठीक है। तो उसके द्वारा ये बनाया जाता है और बसाया जाता है। तो वहीं लोधी गार्डन की बात करते हैं, यानी दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश जिसे बहलोल लोधी ने मतलब स्थापित किया था, वो संस्थापक थे, और उसी ने निर्माण किया था किसका? लोधी गार्डन का। इसलिए हम देखते हैं उद्यान, ठीक है, सॉरी लोधी, यहाँ आ जाएगा बहलोल लोधी, क्योंकि मैं उद्यान पर ध्यान दे रही थी इसीलिए जो है, ठीक है। तो अगली बात करते हैं हम कुतुब मीनार की, ठीक है। कुतुब मीनार जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कहें तो गुलाम वंश के संस्थापक जिसने इसका निर्माण कराया था, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। और अगर बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, ये बसाया था अकबर ने, यानी दिल्ली सल्तनत पहले आया था और मुगल्स बाद में आए थे, ठीक है। और इसे कार्यकाल के अगर हिसाब से भी बताया जाता है तो ये था आपका 1321, ठीक है। लोधी गार्डन की बात की जाती है तो ये 1494, कुतुब मीनार की बात की जाती है 1199, और फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो 1571 से 1575 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। इसका मतलब अगर हम क्रम के अनुसार लगाए तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुब मीनार, जिसके हिसाब से हमारे ऑप्शन जा रहे हैं ए और बी, ठीक है। तो है हमारा पहला ऑप्शन 3। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रम के अनुसार जो है फिर जाता है तुगलकाबाद, यानी फिर आता है ऑप्शन 1। अभी भी ए और बी में जो है कंफ्यूजन है,
ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ऑप्शन सी के साथ जो नजर आ रहा है हमें 2 के साथ, यानी 2 एंड लास्ट में हो जाएगा आपका 4। तो उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, और इसी के साथ हम इसे क्रम के अनुसार देखते हैं, यानी आप समझ रहे हैं कि एक ही प्रश्न में 4 ऑप्शन के माध्यम से इन्होंने 4 बातें कर ली हैं, 4 प्रश्न पूछने जिसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद हुज रीन अमंग द फॉलोइंग। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। वेल, अलाउद्दीन खिलजी के काल में रहने वाले अमीर खुसरो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हुआ करते थे। दोस्तों आप जानते हैं अमीर खुसरो ने हालांकि ये भी कहा जाता है 8 शासकों का शासन देखा था दिल्ली सल्तनत में, तो वहीं ये भी कहा जाता है कि ये बलबन के काल से थे, लेकिन जब भी दरबारी कवि की बात आती है तो नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। ये वही अमीर खुसरो हैं जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। साथ के साथ ये हिंदी के महान लेखक भी हुआ करते थे, एक इतिहासकार भी थे, कवि भी थे। ठीक है, तो बहुत अच्छी इनकी विशेषता थी। साथ के साथ तबला, सितार, ये सब की जो खोज भी की थी, इन दोनों की जो खोज की थी वो किसने की थी? अमीर खुसरो ने। और तो और इतना ही नहीं दोस्तों, आपने सुना ही होगा निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली में एक जाना माना जो मकबरा है, हम जानते हैं जो दरगाह है, ठीक है, तो हम किसकी है? निज़ामुद्दीन औलिया की। तो औलिया साहब की वो दरगाह, जहाँ पर बगल में हम किसका जो है दरगाह देखते हैं, अमीर खुसरो की दरगाह बनी हुई है, क्योंकि ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे जो बहुत माना करते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने मतलब ये कवि भी थे, लेखक जो इतिहासकार भी थे, तो इन्होंने एक बहुत अच्छे जो है रचना की थी जिसका आपने नाम भी सुना होगा, लैला और मजनू। जी हाँ, लैला और मजनू जो है किसकी वो थी, रचना थी अमीर खुसरो की। तो इस तरह से अमीर खुसरो से सबसे आने वाला प्रश्न ये पूछा जाता है किसके दरबारी कवि थे, जिसका उत्तर आपने देख ही लिया, अलाउद्दीन खिलजी। तो दूसरे तौर पर हम देखते हैं कि अमीर खुसरो ने कितने शासकों का शासन देखा, या इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 8 शासकों का शासन देखा, तब ऑप्शन में उत्तर हो जाता है आपका अमीर खुसरो। तो इस तरह से अमीर खुसरो पे आने वाले प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। 1765 ईसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? नवाब ऑफ बंगाल, मुगल एम्परर यानी मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह, ब्रिटिश सम्राट, अफगान शासक। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, साथ के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 1765 की, यानी बंगाल की दीवानी यानी इलाहाबाद की संधि, तो वो साइन होती है किस किस के बीच में? मुगल बादशाह जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, और दूसरे कौन थे? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। दरअसल ये संधि जो थी एक तरह से समझौता था स्थिति को वापस नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि हम जानते ही हैं कि 1764 में 1764 में चल रहा था बक्सर का युद्ध, जिस बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल के नवाबों की बंगाल के जो नवाब थे उनकी स्थिति तो खराब हो ही चुकी थी, लेकिन इस बक्सर के युद्ध में कहीं ना कहीं मुगल बादशाह भी शामिल थे। इसे कहा जाता है कि जब बात हुई संधि की तो अंग्रेजों ने भी यहाँ पर घसीट दिया था मुगल सम्राट को बीच में लाकर, और उनसे डिमांड कर दी थी इलाहाबाद की संधि में, जहाँ पर दीवानी का जो राइट है, ठीक है, ये राजस्व व्यवस्था मतलब जो है राजस्व विभाग था, जिसकी बागडोर जो है अब किसके हाथों में आने की बात हो चुकी है? अंग्रेजों के। इसीलिए कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विभाग ही साथ के साथ इसी के साथ स्थापित होता है बंगाल में इनडायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो चुकी थी, जो कौन से युद्ध के पश्चात होती है? बक्सर के युद्ध की। ठीक है, तो ये कौन से संधि के तहत साइन कर दिया जाता है? ये सौंप दिया जाता है अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि, जिसमें शामिल थे रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत नीति, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, धर्म में अंग्रेजों के हस्तक्षेप का संदेह,
मिलिट्री डिस्कॉन्टेंट, सैन्य संतोष, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक शोषण। आप लोग देखकर हैरान तो होंगे इस बात को देखकर कि अब तक इस प्रश्न की जब बात होती थी तो एक ऑप्शन होता था सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस, लेकिन ये तथ्य में अगर चर्चा की जाए तो ये किससे संबंधित है? ये फैक्ट संबंधित है हमारे धार्मिक मामलों से। इसीलिए अगर देखा जाए तो यहाँ एक ऑप्शन नजर आ रहा है, धर्म में अंग्रेजों के हस्तक्षेप, यानी एक तरह से ये जो सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस के उपयोग पर जो बल दिया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी अंग्रेजों द्वारा, तो वो एक तरह से इंटरफेरेंस ही तो था हमारे धर्म में। इसीलिए अब आप देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से समझिए कि एग्जामिनर ने डायरेक्टली क्वेश्चन ना देकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमें यहाँ समझना होगा जहाँ राजनीतिक कारण तो ये रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें अगर हम देखते हैं कि इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह का भी नाम दिया गया है, तो ये भी फैक्ट उस नजरिए से हो सकता है। और अगर बात करते हैं आर्थिक रूप से, तो बहुत हद तक थ्योरी बताई गई है, जिन थ्योरी के माध्यम से भारत में किस तरह से अंग्रेज आर्थिक शोषण कर रहे थे, वो तो सारे फैक्टर्स साइड बाय साइड थे। लेकिन जब यहाँ पर बात की गई है किसके तत्कालिक कारण यानी इमरजेंस इमीडिएट कॉज, तब हमारा मुद्दा हो जाता है धर्म, रिलीजन, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस को लेकर डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है। तो ये वही प्रश्न है और उसी प्रश्न को इनडायरेक्ट फॉर्म में बताया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। इज दैट क्लियर बच्चा? चलते हैं आगे की ओर। हाँ जी, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स म्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप जानते हैं सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी इन्होंने बंगाल में। और आप जानते हैं कि अगर बात करते हैं तो ये किसके काल में होता है? वॉरेन हेस्टिंग के काल में स्थापित किया जाता है। यानी इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कहा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पीछे जो अंग्रेजों का उद्देश्य था वो ये कि भारत के जितने भी मतलब ओरिएंटल विचार, ओरिएंटल यानी पूरब जगत जो है, एक तरफ होता है पश्चिम जगत वेस्टर्न वर्ल्ड और एक तरफ है पूरब जगत यानी ईस्टर्न वर्ल्ड। उन्होंने सोचा कि भारत में शासन करना है तो ईस्टर्न वर्ल्ड को जानना बहुत ही आवश्यक है, और इसी कारण उन लोगों ने क्या किया था, ईस्टर्न वर्ल्ड को जानने के लिए उस पर रिसर्च शुरू की गई थी, रिसर्च शुरू कर दी थी, जिसके कारण से वो भारत को जानना चाह रहे थे। ठीक है, और ये अपना जो उद्देश्य था वो उन्होंने किसके माध्यम से किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आप जानते हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो आज भी हम इसे देख सकते हैं, जिसमें भारत में प्राचीन समय से जो काफ़ी सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, ठीक है, वो सब यहाँ पर लाकर अंग्रेज उस पर रिसर्च किया करते थे, उसे देखा करते थे। ना जाने कितने जर्नल्स हैं, ना जाने कितने राइटिंग्स हैं, ना जाने क्या, मतलब आप रिकॉर्ड्स देखेंगे इतने सारे कि भारत को जानने में उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। हर भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन करके उन्होंने उसको समझा था, तब जाकर इतना लंबे समय तक शासन कर पाए थे अंग्रेज भारत में। समझ रहे दोस्तों? तो ये था इसके पीछे उद्देश्य, भारत को जानना समझना। ठीक है, इवन जानते हैं उनके पास वो रिकॉर्ड्स भी मेंशन थे, उनके पास वो भी चीज़ें, पातशाहनामा, यह सब उनके पास अभी भी संकलित थे अंग्रेजों के पास, जिस पे ओरिजिनल सिग्नेचर थे शाहजहां के। सोच सकते हैं आप लोग, तो इन लोगों ने कितने हद तक अपनी अथॉरिटी बना ली थी, इस पर अपना आधिपत्य कर लिया था। समझ रहे हैं? तो ये देखते हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत आता है इंस्टीट्यूशन को लेकर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और उत्तर हो जाएगा हमारा सर विलियम जोन्स। इसी के साथ बढ़ते आगे की और सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत अच्छा अगेन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा आपको नजर आएगा। राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगेन हम देखते हैं जब ऑप्शन को, तो ये रचना किसकी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने 1875 में इसको लिखा था। इसका अगर अर्थ देखा जाए तो क्या? सत्य पे प्रकाश डालने वाला, यानी जो सत्य का अर्थ है उस सत्य के अर्थ को समझाना। कहते हैं इसमें 14 चैप्टर्स हैं, जिस 14 चैप्टर्स में दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छे से हर लाइफ के एस्पेक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है डिटेल में। जैसे पहले में उन्होंने ओम की क्या विशेषता है, इसका उच्चारण, इसकी बात, इसकी परिभाषा, इसका एग्जिस्टेंस क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उन सब पे उन्होंने बात की है। तो वही उन्होंने आगे के विषय में अगर बात करते हैं तो किसी में बच्चे के पालन पोषण को लेकर, किसी में
वैवाहिक जीवन को लेकर, किसी में ज्ञान नॉलेज को लेकर और ब्रह्मचर्या, हर एक तरह की अगर हम देखें तो चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की है टॉपिक के माध्यम से। दयानंद सरस्वती जी इतना ही नहीं, इनको एक मीन श्री जाता है भारत में आर्य समाज की स्थापना को लेकर, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को फिर से बढ़ाने की कोशिश की थी, लोगों के बीच में वेदों की जागरूकता फैलाई और इन्होंने ही दिया था नारा वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्योंकि वेदों से अवगत कराना चाहते थे हमारे देश के लोगों को, जो इस समय काफ़ी हद तक मिशनरीज के प्रभाव में आ चुके थे और अपना रहे थे कौन सा धर्म, क्रिश्चियनिटी। इसीलिए बहुत ज़रूरी था भारत में अपने धर्मों को लेकर उसे संरक्षित करना, उसे प्रिजर्व करना, बचा कर रखना, जिसके लिए एफर्ट्स कर रहे थे यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी। इवन स्वराज का जो विचार हमारे देश में सर्वप्रथम देने वाले कोई और नहीं थे, सबसे पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही हुए थे। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचना है जिसपे आता है प्रश्न। अगेन चलते हैं आगे की ओर, एक नए प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष में हुई थी 1905, 1904, 1907, 1906। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन जब हमारे अगर ऑप्शन को लेकर देखा जाए तो उत्तर हो जाता है 1906। दरअसल कहा जाता है इस समय भारत का जो वाइस रॉय है लॉर्ड मिंटो, यहाँ पर देखा जाता है कि लॉर्ड मिंटो की आज्ञा से यहाँ पर काफ़ी सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने चर्चा करी थी। उन्होंने चर्चा की, इस चर्चा को लेकर वो शिमला भी गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अब कांग्रेस के विरुद्ध भी हम मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको लीड करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया जाए, एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए। जहां पर शिमला में इसे अनुमति मिलने के बाद सभी मुस्लिम लीडर्स जो थे बड़े खुश थे और उन्होंने ढाका पहुंचकर वहां पे मीटिंग के तहत इसे स्थापित करने की घोषणा की थी। तब कहा जाता है इसकी नींव रखी जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। दोस्तों, ये घटना का कारण ये हुआ था कि उससे ठीक एक साल पहले 1905 में हो चुका था बंगाल विभाजन। जिस बंगाल विभाजन के पूर्व देखा जाए तो कांग्रेस बहुत ही प्रभावी थी, जहां पर शायद कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बंगाल विभाजन से जिस तरह से कर्जन ने पश्चिम और पूरब को अलग किया था, और वो भी सांप्रदायिक आधार पर यानी कम्युनिटी बेस पर, तो इस तरह से ये जो है बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी। इसीलिए अब आवश्यक हो चुका था मुस्लिम्स को भी गठन बनाने के लिए, जिसमें इनके संस्थापक में नाम आता है आगा खां का, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना का। तो याद रखना 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है, ढाका। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन अक्सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ईयर को लेकर पूछा जाता है। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किस काल में प्रभावित हुआ था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। अगेन बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात की जाती है इस ऑप्शन को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर, तो लॉर्ड हार्डिंग ये दरअसल वो समय था जब 1911 में होता है तीसरा दिल्ली दरबार। भारत में तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन के कारण जो पहुंचते हैं यहाँ पर जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मैरी, जिनके आने पर बनाया जाता है मुंबई में द गेटवे ऑफ इंडिया। और कहा जाता है कि दिल्ली दरबार के इस अवसर पर जहां एक तरफ बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की राजधानी बंगाल से यानी कलकत्ता से अब दिल्ली लाने की घोषणा भी की थी, जिसके कारण बहुत जल्द जो अंग्रेजों की लंबे समय तक बनी हुई राजधानी कलकत्ता थी, अब वो आ चुकी है दिल्ली की ओर। और इस तरह से भारत की राजधानी बनती है 1911 में दिल्ली। ठीक है, और इसी के साथ हम देखते हैं, ये प्रश्न बहुत आता है कि उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वर मर्ज्ड इनटू वन इन। तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया 1916, 1918, 1920, 1923। बहुत अच्छे से पूछा जाता है ये प्रश्न, जहाँ पर डायरेक्टली पूछा जा रहा है होम रूल लीग को लेकर। तो याद रखना है कि उसकी स्थापना इन्होंने
यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बड़े अच्छे महत्वपूर्ण सहयोग के साथ 1916 में स्थापित किया था, जिसका सर्वप्रथम विचार एनी बेसेंट दे रही हैं, जिन्होंने ये विचार जो है कांग्रेस के समक्ष रखा और बाल गंगाधर तिलक ने इनसे सहमति रखते हुए इनके कंधे से कंधे मिलाते हुए इस नाम से आंदोलन चलाया। हालांकि इस लीग की सर्वप्रथम स्थापना कर चुके थे बाल गंगाधर तिलक और बाद में दूसरी लीग स्थापित करती एनी बेसेंट मद्रास में। कहा जाता है कि इसी दौरान ये जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, होम रूल लीग आंदोलन जो चल रहा है, इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर विचार भी दिया था, ये बात भी कही थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। तो याद रखना दोस्तों, ये होम रूल मूवमेंट के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ था, होम रूल आंदोलन के नाम से, क्योंकि होम मतलब हमारा, ठीक है, हमारा घर, ठीक है। और इस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि देश हमारा है, घर हमारा है, तो विचार भी हमारा ही होगा, राज हमारा होगा। तो इनका कुल मिला के जो विचार था वो क्या था, स्वराज। स्व मतलब हमारा, राज हमारा देश, हमारा राज, ठीक है। तो बहुत हद तक जागरूकता को लेकर कार्य किया था, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक बहुत पहले से कार्य कर ही रहे थे भारत में राष्ट्रीयतावाद विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि इनके द्वारा शुरू किए गए जो न्यूज़पेपर थे उसमें से फेमस है मराठा एंड केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर। साथ के साथ लोगों की एकता को बनाए रखने के लिए इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। तो वही एनी बेसेंट का खिताब, अगर हम एनी बेसेंट की बात को लेकर करते हैं तो एनी बेसेंट के रोल को भी लेकर यहाँ कम नहीं किया जा सकता दोस्तों। एक अन्य देश से होने के बावजूद इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को लेकर काफी हद तक कार्य किया था। साथ ही साथ यहाँ पर जागरूकता के साथ उन्होंने आंदोलनों में शामिल होने का कार्य किया, जहाँ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। और सेंट्रल हिंदू जो था सेंट्रल हिंदू स्कूल को बाद में जाकर जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट किया जाता है, जिस तरह से उसकी नींव रखी जाती है मदन मोहन मालवीय द्वारा। और तो और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि इनका एक लिखा हुआ कॉमनवेल्थ नाम का और न्यू इंडिया नाम का जो न्यूज़पेपर था बहुत चर्चित हुआ था, जिसके माध्यम से इन्होंने भी लोगों के बीच में स्वराज के माध्यम को, राष्ट्रीयतावाद की विचारधारा को पहुंचाने में काफ़ी हद तक सहयोग दिया। इसे एनी बेसेंट को हासिल है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का खिताब। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है। महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया क्योंकि सपोर्ट ऑफ पब्लिक वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। जनता का सहयोग संतोषजनक नहीं रहा। मुसलमानों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपाय या चोरी चोरा का हिंसक घटना, तो सभी जानते हैं कि चोरी चोरा घटना जो थी बहुत ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं में से शामिल है जिनमें कहा जाता है कि 22 पुलिसकर्मियों को, ठीक है, वहाँ मतलब गोरखपुर की बात करते हैं तो वहाँ जो चलाया जा रहा था असहयोग आंदोलन, वहाँ पर भड़की हुई भीड़ ने इस दौरान उन 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, उन सहित जो है आग लगा दी थी। और इस तरह से जब इस घटना का जो विचार है, जो मतलब जो बात है, वो जब गांधी जी तक पहुँची तो गांधी जी ने बहुत जल्द गोरखपुर आकर वहाँ पर मुआयना किया, जहाँ मुआयना करने के बाद इन्होंने बहुत कहते हैं ना मतलब हार मान चुके थे, एक तरह से काफ़ी जो थे निराश हो गए थे गांधी जी, और तब उन्होंने 12 फरवरी को ये आंदोलन वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी को ये घटना घटित होती है, ठीक है, 1922, 5 फरवरी 1922, जहाँ पर डेट भी आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कुछ डेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको डेट पढ़नी पड़ जाएगी, याद रखना ज़रूरी हो जाएगा। और तब 12 फरवरी को ये वापस लिया जाता है। ये प्रश्न बहुत आता है, याद रखना। तो इसीलिए जब भी पूछा जाए कि इसका कारण क्या हुआ इसके पीछे, हालांकि आप जानते हैं असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से विकसित हो रहा था, जहां पर हिंदू मुस्लिम की एकता भी देखी जा रही थी, लेकिन गांधी जी के इस आंदोलन वापस लेने से काफ़ी हद तक कांग्रेसियों के लीडर्स में भी अलगाव आ चुका था, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं अभी भी गांधी जी के सपोर्ट में थे। उनके अनुसार गांधी जी ने बहुत सही स्टेप लिया था, तो वहीं अब काफ़ी लोग गांधी जी के विरुद्ध चले गए थे, क्योंकि गांधी जी ने गलत स्टेप लिया था और उन्होंने मिलकर बनाई थी एक नई पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं एक नया क्वेश्चन
द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट वाज, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे मौलाना आजाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना इकबाल। ये प्रश्न को देखते हुए बात करते हैं तो लाल कुर्ती आंदोलन, जहां पे कुछ ही लोगों ने शायद इसे सुना होगा, और जब इसके जिक्र की बात करते हैं तो उत्तर है हमारा अब्दुल गफ्फार का। ये लाल कुर्ती आंदोलन कोई और नहीं है बल्कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके तहत गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। याद कीजिए 1930 के नमक सत्याग्रह में जहां गांधी जी साबरमती आश्रम से चला रहे थे दांडी तक की यात्रा को, इसी तरह से इसी ही आंदोलन के रूप में उत्तर पश्चिम भारत में इसे लीड कर रहे थे अब्दुल गफ्फार खान, जिनके फॉलोवर्स ने पहना हुआ था लाल कुर्ता, जिसे कहा गया था इंग्लिश में रेड शर्ट मूवमेंट या फिर लाल कुर्ती आंदोलन। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी की उपाधि दी जाती है, जिन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी, और कहा जाता है ये ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे लीडर थे जिन्हें दोनों देशों की नागरिकता प्रदान थी। तो ये प्रश्न भी अगेन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार इस तरह से पूछा जा सकता है यह लाल कुर्ती आंदोलन किस आंदोलन के तहत चलाया जा रहा था। तब ऑप्शन में नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन उत्तर होते हैं, जहां पर आपको उत्तर देना होगा दोस्तों कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी के साथ हुआ आज हमारा ये सीरीज हिस्ट्री का। तो वही कैसा रहा था सेशन, फटाफट लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन कहीं नहीं जाना क्योंकि मैराथन बाकी और अगली क्लास आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। तो फिर से इसी मैराथन के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मैं सोनम गोयल फिर से आप लोगों का अभिनंदन करूंगी इसी तरह से इसी प्लेटफॉर्म पर एक नए सेशन में एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए आगे, टाटा बाय बाय।